आवर्ती गुण। आवर्ती गुण का मतलब होता है जो पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी है, उसमें हमने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पे व्यवस्थित किया हुआ है ना। और जब हम इन तत्वों के गुणों का अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि गुणों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन बाएं से दाएं चलने पे और ऊपर से नीचे चलने पे भी हमको मिलता है। ठीक है, तो ये किस तरह का परिवर्तन है और कौन कौन से महत्वपूर्ण गुण है, उन्हीं का अध्ययन हमको यहाँ करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या क्या है? अगर सरल परिभाषा देखें तो किसी परमाणु के केंद्र से उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन की दूरी को हम कहते हैं परमाणु त्रिज्या, है ना। किसी परमाणु के केंद्र से उसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की दूरी कहलाती है परमाणु त्रिज्या। लेकिन ये इसकी सामान्य परिभाषा है। वर्किंग डेफिनेशन क्या है? वर्किंग डेफिनेशन का मतलब किस आधार पे इसको ज्ञात किया जाता है, वो दो परिभाषाएं हैं। एक सहसंयोजक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या की परिभाषा है कि जब किसी तत्व के दो परमाणु आपस में एकल सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं, एक बंध बनाए होते हैं, तो इन दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा ये कहलाता है सहसंयोजक त्रिज्या। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुन ले। किसी तत्व के दो परमाणु जब आपस में एकल सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं तो उन दोनों परमाणुओं के नाभिकों की दूरी का आधा सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। डायग्राम से बात क्लियर हो जाएगी। और दूसरा है वान डर वाल त्रिज्या। वान डर वाल त्रिज्या, वान डर वाल त्रिज्या क्या है? तो ठोस अवस्था में जब हम किसी तत्व को देखते हैं तो ठोस अवस्था में उसके अणु परस्पर निकट निकट, ये एक अणु हुआ दो परमाणु मिला के, ये दूसरा अणु हम यहां बना लेते हैं, ये है ना। तो ठोस अवस्था में किसी तत्व के दो निकटतम अणुओं के निकटतम परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा वान डर वाल त्रिज्या कहलाता है। ठोस अवस्था में किसी तत्व के दो निकटतम अणुओं के निकटतम परमाणुओं के नाभिकों की दूरी का आधा वान डर वाल त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आवर्तिता क्या है, आवर्त सारणी में इनमें क्या फर्क पड़ता है। आवर्तिता सबसे पहले देखेंगे आवर्त में जाने पे क्या असर पड़ता है। तो आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, परमाणु त्रिज्या में कमी आती है, घटती है। क्यों घटती है भाई? इसका कारण समझते हैं हम। तो हम ले लेते हैं लिथियम, उसके बगल में है बेरिलियम, उसके बगल में है बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, इस तरीके से। तो देखिए लिथियम के केस में बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम में बाह्यतम यही कोष है, दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है। कोश वही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कोश में बढ़ रही है, कोश नहीं बढ़ रहा है। दूसरी कक्षा है, यहां भी देखो, पहली कक्षा दूसरे में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, पहली कक्षा दूसरे में इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा दूसरे में इलेक्ट्रॉन, पहली दूसरे में ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो कोशों की संख्या स्थिर रहती है, इलेक्ट्रॉन समान कोश में प्रवेश करते हैं, जबकि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने के साथ नाभिक का आकर्षण बल भी बढ़ता जाता है और नाभिक इलेक्ट्रॉनों को अधिक ताकत से अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इससे इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी कम होने लगती है और त्रिज्या घटती है। फिर से बता रहा हूं, किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर इलेक्ट्रॉन समान कोश में प्रवेश करते हैं, जबकि प्रोटॉन नाभिक में प्रवेश करते हैं। इससे नाभिक का आकर्षण बल लगातार बढ़ता जाता है, जिससे नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम होती है और त्रिज्या घटती है। दूसरा, वर्ग में जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं, जैसे आप चलो लिथियम में, लिथियम के नीचे सोडियम, फिर पोटेशियम, तो आप देखेंगे लिथियम में 2 कोश हैं, सोडियम में कोशों की संख्या बढ़ती कितनी हो जाती है, 3, पोटेशियम में कोशों की संख्या बढ़ के हो जाती है 4। तो सीधे सीधे हम देख रहे हैं कि किसी भी समूह में ऊपर से नीचे चलने पर कोशों की संख्या में वृद्धि होती है। कोशों की संख्या में वृद्धि यानी मुख्य क्वांटम संख्या में वृद्धि होने पर इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है। दूसरा, परिरक्षण प्रभाव। पिछले चैप्टर में पढ़ा था हमने, भाई यहां भीतर की ओर केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां भीतर की ओर पहले में 2, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन है, यहां 2, 8, 10 और 8, 18 इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे जैसे भीतरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण को बाहर आने से रोकेंगे, परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है। मतलब जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो 2 चीजें बढ़ रही हैं, एक तो कोशों की संख्या में वृद्धि हो रही है और दूसरा परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ रहा है। इसके कारण बाहरी इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण कम होता जाता है, घटता जाता है और इसलिए परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। यहां क्या होगा, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। ये हो गया कुछ सामान्य ज्ञान की बात है, ठीक है। विधियां हैं, लेकिन पहले बेसिक पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। तो ये पहला टॉपिक आपका खत्म होता है, परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या के बाद अगला टॉपिक हमारा है आयनिक त्रिज्या। अगला टॉपिक हमारा है आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या किसको कहते हैं? सबसे पहले जाने आयन क्या है। जब कोई तत्व एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो वो एक धनायन में बदल जाता है। वहीं जब कोई तत्व या कोई परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन स्वीकार कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, तो वो एक ऋणायन में बदल जाता है।
इस प्रकार के आवेशित परमाणु आयन कहलाते हैं और इनकी त्रिज्या आयनिक त्रिज्या कहलाती है। मूल बात हमको क्या जाननी है कि पहली बात, धनायन की त्रिज्या हमेशा उसके मूल परमाणु से कम होगी, उदासीन परमाणु से कम होती है। क्यों कम होती है भाई? तो चलिए हम सोडियम का केस लेते हैं। सोडियम के पास प्रोटॉन है 11, इलेक्ट्रॉन भी है 11, तो 11/11 आ गया 1, यानी हर इलेक्ट्रॉन के लिए औसतन 1 प्रोटॉन का आकर्षण बल काम कर रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन हो गया कम, यानी प्रोटॉन तो अभी भी 11 है लेकिन इलेक्ट्रॉन है 10। तो अब उत्तर आया 1.1। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद हर इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई। पहले हर इलेक्ट्रॉन के लिए 1 प्रोटॉन था, अब हर इलेक्ट्रॉन के लिए 1 से ज्यादा प्रोटॉन है, 1.1। मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है और इसलिए प्रति इलेक्ट्रॉन प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाता है। और नाभिकीय आकर्षण जब भी बढ़ता है वो इलेक्ट्रॉन को अपने नजदीक खींचता है, जिससे त्रिज्या घट जाती है। इसलिए Na+ की त्रिज्या Na से कम होगी या किसी भी धनायन की त्रिज्या उसके उदासीन परमाणु से कम होगी। धनावेश जितना ज्यादा होगा त्रिज्या उतनी कम हो जाएगी। अब आइए ऋणायन के लिए बात कर रहे हैं। तो हमने ये पाया है कि ऋणायन की त्रिज्या अपने मूल परमाणु से हमेशा ज्यादा होती है। मूल परमाणु की त्रिज्या से हमेशा ज्यादा होती है। क्यों होती है? हम एक उदाहरण लेते हैं क्लोरीन का। इसके पास प्रोटॉन है 17, इलेक्ट्रॉन भी है 17, 17/17 = 1। इसने 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लिया तो इसके पास अब प्रोटॉन तो अभी भी है 17 लेकिन इलेक्ट्रॉन हो गया 18। तो हल आएगा 0.9 समथिंग, यानी 1 से कम हो गया। तो जैसे ही कोई परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन में बदलता है उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से ज्यादा हो जाती है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी वैसे ही प्रति इलेक्ट्रॉन प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान घट जाता है। और प्रति इलेक्ट्रॉन प्रभावी नाभिकीय आकर्षण जब कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन नजदीक आने की बजाय दूर हो जाएगा और त्रिज्या बढ़ जाती है। इसीलिए Cl- की त्रिज्या Cl से ज्यादा होती है, F- की त्रिज्या F से ज्यादा होती है। किसी भी ऋणायन की त्रिज्या उसके उदासीन परमाणु से ज्यादा ही होती है, और जितना ज्यादा ऋणायन हो, ऋणावेश होगा, त्रिज्या भी उतनी ज्यादा हो जाती है। ठीक है ना? तो ये 2 टॉपिक को अच्छी तरह स्टडी कीजिए, बेसिक आइडिया पे ज्यादा फोकस कीजिए।